सो अब जो नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, दैट इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हम सेंटेंसेस के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बदलाव किस वजह से लाते हैं, कौन कौन से ऐसे वेज है जिसकी वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने होते हैं। तो वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है इंटरचेंजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जब हम एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है, डिग्री मैंने बताई थी, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। ये सारी की सारी जो डिग्रीज है इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे पहला पढ़ पा रहे हैं कि जो पहली डिग्री है दैट इज द एडजेक्टिव्स को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, तीसरी कौन सी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। यही तीन डिग्री हमने पहले भी पढ़ी है और अभी भी इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। पॉजिटिव डिग्री है मतलब कि जब हम किसी के बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेस फॉर्म की बात करें तो हमारे पास वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। और अगर हम किसी चीज को, दो थिंग्स को, मान लो कि या दो नाउन को या दो पर्सन को हम कंपेयर कर रहे हैं, जब हम कहीं पे किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगती है। कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए या तो हम क्या लिखते हैं, ई आर लिखते हैं, या हम इसको क्या है, मोर से लिखते हैं। ठीक है, या तीसरा हम देन से भी करते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, अगर हमने देन लिख लिया, THAN लिख लिया, तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कहीं पे सीनियर और जूनियर की बात आती है, किसकी बात आती है, सीनियर या जूनियर की बात आती है, तो उसके साथ हम ओनली एंड ओनली टू लगाते हैं, टू कंपेयर। ठीक है, देन से हम फिर कंपेयर नहीं करेंगे। सीनियर और जूनियर जब भी कहीं पे आपको शब्द दिखेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे, मतलब मेरा और यश का कंपैरिजन करना है तो क्या बोलूंगा मैं कि यश इज यंगर टू मी या जूनियर टू मी। अगर मानो जूनियर ही बोला मैंने, कैसे बोल दिया मैंने, यश इज जूनियर टू मी। ठीक है, ना कि इसको मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। किस तरह से नहीं बोल सकता, कि जूनियर देन मी। अगर मैं देन लिखा यहाँ पे तो देन लिखना यहाँ पे गलत होगा और टू लिखना यहाँ पे सही होगा। क्लियर पॉइंट। सो दिस इज द कंपैरेटिव। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, मोस्टली EST लिखते हैं। क्या लिखते हैं, EST लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट बोलना है तो ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के वो क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट बन जाएगा। और अगर नहीं लगाना हमने EST तो हम मोस्ट बोल के भी सुपरलेटिव डिग्री की तरफ किसी सेंटेंस को ले जा सकते हैं। जैसे कि मोस्ट फेमस है ना, इस तरह से बोल दिया तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट बोल दिया, या मोस्ट इंटरेस्टिंग बोल दिया। बहुत सारे ऐसे, आप बहुत सारे एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, यानी कि हम पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज कर दें। जैसे कि टाइप 1 यहाँ पे बताया एज और एज, टाइप 2 और सो एज, टाइप 3 क्या आ सकता है, नो अदर एज एज। ये मतलब ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल है टाइप 1 का एग्जांपल एज के लिए, जैसे हीरा इज एज टॉल एज राम। क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इससे ये भी समझो आप, शालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम, बट राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शालू। इसमें किसकी तरह बात की कि भाई जो तो मैं हूं, मान लो कि आपने बोल दिया कि धीरज इज एज इंटेलिजेंट एज अजय, लेकिन अजय इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ऑफ धीरज, क्योंकि धीरज है मेरी तरह, मैं धीरज की तरह नहीं हूं। समझ रहे आप, तो ये क्या एक कंपैरिजन दिखा रहा है। ये देखना आपने, ये सेंटेंसेस कैसे हमारे दोनों पॉजिटिव में बात करें, किस में बात करें, पॉजिटिव मैनर में बात करें ना। इसमें हमने कोई ER लगाया ना, हमने इसमें कोई मोर लगाया, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो किस मैनर में कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हीरा इज एज टॉल एज राम, अभी हीरा तो है, ठीक है, मतलब कि हीरा राम के जितना लंबा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राम भी हीरा के जितना लंबा है। राम इज नॉट टॉलर देन हीरा। ठीक है, मतलब कि राम उल्टा, समझ रहे हैं आप इस सेंटेंस को कि नहीं समझे, अदिति, कंफ्यूजन जैसा तो नहीं है। इसमें यह बोला गया है कि जैसे कि अदिति और पूजा बैठे साथ, तो अदिति पूजा के बराबर लंबी है,
ठीक है, मैंने अदिति को पूजा के बराबर बोला। अब जो पूजा है तो पूजा कभी अदिति से लंबी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि वो तो उसके बराबर की बात कर दी ना हमने, तो वो बराबर ही रहेगी, ऊपर बड़ा लंबा नहीं हो पाएगा। इतना सा समझिए इसको एक लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। और दूसरा जैसे शालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम, बट राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शालू, मतलब बराबर हो सकती है पर ज्यादा नहीं होगी। तो कंपैरेटिवली मतलब बराबर की बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास, इसमें यहां पर लिखा है कि एज और एज का जो मीनिंग होता है, अर्थ है, वो समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्वालिटी की, ठीक है। से होता है जैसे हीरा इज एज टॉल एज राम, इसका अर्थ हुआ कि हीरा राम के समान लंबा है। इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, अर्थात राम इज नॉट टॉलर देन हीरा। सो इसी तरह सबसे पहले हम पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल दे, अर्थात पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में रखे और दूसरे वाले सब्जेक्ट को वाक्यों के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में रखे। इसका मतलब यही है, जैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में करते हैं ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन निकल के आ जाएगा। और इस तरह से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, या आज आ गया। अब ये देखो हर सिस्टर यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को हमने क्या करना, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को कहां पे ले जाना है, सब्जेक्ट में, उल्टा करना इसका। अब ये हर सिस्टर जो लास्ट में था ये हमने पहले लिख लिया, यहाँ पे हर सिस्टर के बाद क्या लिखना हमने, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यही बोला ना हेल्प। अब सिस्टर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी, क्योंकि ये तो नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ लगेगी इज, ठीक है। तो यहाँ पे इज लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, क्या लिखना है, क्योंकि हमारे पास रूल यहाँ न दिया हुआ, ये पूरा का पूरा रूल दिया, नॉट लिख लिया। नॉट के बाद क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री मोर लिख लिया हमने, और उसके बाद क्या लिखना है, देन लिखना है, तो मोर ब्यूटीफुल आ गया ये, फिर उसके बाद देन आ गया, देन किससे करना हमने, कंपेयर किससे करना है, शी से, तो शी हमने यहाँ पे लास्ट में लिख लिया। तो इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे रमेश इज एज वाइज एज हिज फादर इज नॉट वाइजर देन रमेश, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा। टाइप 2 में आएंगे। अब टाइप 2 का मतलब है कि सो और एज। अब इसका मतलब क्या है, सो और एज। सो एज वाले वाक्यों में जो हमारे पास बेसिक चीजें रहती है वो नेगेटिव सेंस से जुड़ी रहेगी, मतलब कि सो और एज, उसमें हम जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव जो हमारे पास कंपैरिजन आएगा वो नेगेटिव सेंस में देखने को आएगा, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका जो अफर्मेटिव वाक्य बनता है वो कुछ हमारे पास इस तरह से दिखेगा, जैसे राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। कैसे होगा ये, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, तो श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। इसका मतलब क्या कि श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम, ठीक है। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी, मतलब कि सीता इतनी सुंदर नहीं है जितनी की रानी है, मतलब कि रानी ज्यादा सुंदर है कंपैरेटिवली टू द सीता, तो रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, सिंपल। इस तरह से एक सेंटेंस बना के देखो जरा, इसके लिए क्या बनाएंगे आप, सो और एज के कंपैरिजन में किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। सो और एज आसानी से बन जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसमें कुछ बेसिक से कंपैरेटिव सेंटेंसेस है, सो प्लस एज को लेके आगे, किसको लेके आइए, सो प्लस एज। और सो और एज क्या बताता है हमें, नेगेटिव सेंस, क्या बताता है, नेगेटिव सेंस को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल है टाइप 3 है, ठीक है, वो टाइप 3 क्या है, नॉट अदर एज प्लस एज। यहाँ पे तीसरा क्या आ गया हमारे पास, नॉट अदर प्लस एज, यह आ जाएगा। यहाँ पे नॉट अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, नॉट अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी कि जयपुर से ज्यादा राजस्थान में कोई दूसरी सिटी अच्छी या सुंदर नहीं है, ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं। तो इसमें मतलब कि इसका जो यूज है कि अन्य कोई उतना नहीं, इसका जो बेसिक मीनिंग है किसका, नॉट अदर प्लस एज, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा उतना नहीं है जितना कि मैं बात कर रहा हूं। जैसे सपोज करो कि नो अदर स्टूडेंट इज एज
ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे लिख लो एज ऑनेस्ट एज मान लो स्तांशु, ये बोल दिया। मतलब कि पूरी क्लास में स्तांशु से जितना इंटेलिजेंट और ईमानदार आदमी नहीं है। तो ये इसमें सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया और उसके कंपैरेटिव में बाकी सब चीजों को इंफीरियर रखा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो लिखेंगे वो लिखेंगे नॉट अदर प्लस एज। हमारे पास यहाँ पे टाइप 3 रूल क्या बताता है। टाइप 3 रूल में पहला पॉइंट है कि भाई हम इसमें जब नो अदर प्लस एज लिखेंगे तो इसका मतलब होगा, मतलब कि नो अदर आर एज मच एज द टॉकिंग पर्सन, जिसके बारे में पर्सन थिंग्स कुछ भी बोल दीजिए, जिसके बारे में बात हो रही है उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है हमारे सामने उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नो अदर एज का प्रयोग हम अन्य किसी के लिए होता है। यहाँ पे बहुत सारे ये सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस जैसे यही लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि नो अदर बुक्स इन द मार्केट इज एज गुड एज दिस। जैसे मैंने बोल दिया कि नो अदर बुक्स इन द मार्केट इज एज इंपॉर्टेंट एज जगमोहन बलोखड़ा फॉर एचपीजी के। बलोखड़ा की किताब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट मानी जाती है, बल्कि अगर एचपीजी के पढ़ना आपने तो उनका पूरा ग्रंथ छपा हुआ है, इतनी मोटी किताब है, वो पूरा डिटेल दिया है उसमें। तो अगर आपने मतलब कि उसको प्रायोरिटी में रखना है, एचपीजी को प्रायोरिटी में रखना है, तो मैं क्या रेकमेंड करूंगा आपको कि वो किताब पढ़ो, उसमें पूरा डिटेल दे रखा है। या जैसे नो अदर गर्ल इन दी कॉलेज इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि पूरे कॉलेज में सीता इज द मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, सीता। और उसका नो अदर टीचर्स इन द स्कूल्स इज एज डेडिकेटेड एज मिस्टर शर्मा, यानी कि पूरे इंस्टीट्यूशन में या पूरे स्कूल्स में शर्मा जी के जितना डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में हम कहा क्या यूज करेंगे, अदर देन एज प्लस एज। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज द इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो पॉजिटिव डिग्री वाले जब हम सेंटेंसेस देखते हैं को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हम अभी कर चुके हैं। अब हम इसमें पॉजिटिव डिग्री के बाद हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो हम किस में करेंगे, सुपरलेटिव में। जैसे अब इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में मोहन हमारे कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, अर्थात मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। तो ये हम सिंपली इसी तरह से मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। अब यहाँ पे बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या किया यूज, बेटर किया यूज। और दूसरा नो अदर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज इज एज गुड एज मोहन, तो ये क्या है हमारे पास, कंपैरेटिव है कि नहीं है, कंपेयर तो हो ही रहा है ना, एज गुड एज, ठीक है, मतलब कि इतना ज्यादा नहीं है। और किस में हो रहा है वो, पॉजिटिव डिग्री में। जो हमने अभी ऊपर वाला रूल पढ़ा है उसी को दिखा रहा है कि भाई ये इसको हम सुपरलेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहला यहाँ पे दिखाया गया है इस एग्जांपल से, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, सुपरलेटिव है। इसी को हम सुपरलेटिव को कंपेयर, दिस इज द मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। तो इसी को हम क्या करेंगे, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे भी आता कई बार ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में कि भाई आप इसको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलने का रूल क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दूसरा आ गया, ये कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटीफुल एज दिस, ठीक है, नो बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल एज ऑफ दिस, ठीक है, इस तरह से बोल सकते। रमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज, ये क्या आ गया, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव कैसे, सॉरी सुपरलेटिव क्योंकि हमने इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दिया, ईएसटी लग गया यहाँ पे ऊपर क्या लगा था, मोस्ट भी सुपरलेटिव है, ईएसटी भी सुपरलेटिव है। तो इसमें ईएसटी में कंपेयर करना है तो हमें ईएसटी को हटा के क्या करना है, ईआर। तो रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। और इसका अगर बेस फॉर्म बनाना है तो सिंपल हम नो अदर मैन इन द विलेज इज सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश। तो ये बेस फॉर्म में क्या आ रहा है, सो प्लस एज आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सुपरलेटिव में आपके पास, सुपरलेटिव में आपके पास मोस्ट आएगा या ईएसटी आएगा,
बस ये कहानी आपने याद रखना, बेसिक कहानी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम नेक्स्ट में, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखा है, जैसे कि सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए देन एनी अदर, क्या लिखा है, देन एनी अदर का यूज किया जाता है। मतलब कि क्या करें आप, सुपरलेटिव को जब कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हम उसके लिए देन एनी अदर लिखेंगे, और पॉजिटिव में बदलने के लिए हम नो अदर प्लस नाउन, नाउन का मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद एज कॉमा एज और नो अदर प्लस नाउन प्लस सो और एज भी यूज कर सकते हैं, या तो एज और एज आ जाएगा या सो और एज आ जाएगा, तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कुछ अदर स्ट्रक्चर है, जैसे कि कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का यूज किया जा सकता है, और इस तरह के वाक्यों को कंपैरेटिव में जब हम बदलेंगे तो मोस्ट अदर का यूज किया जाता है, तथा पॉजिटिव में बदलने के लिए वेरी फ्यू अदर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, ये क्या है हमारे पास, सुपरलेटिव, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं अब हम, ये है ना, ग्रेटेस्ट पोइट। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कालिदास वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट, ठीक है। और अगर इसको पॉजिटिव में रख रहे हैं सिंपल, तो ये वेरी फ्यू अदर पोइट्स वर एज ग्रेट एज कालिदास है। सेंटेंस वही है कालिदास की, मीनिंग हमने वही रखना कि भाई कालिदास ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उस कालिदास को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, कि सुपरलेटिव में भी लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव सेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा है यहाँ पे, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल किसके लिए यूज किया जा रहा है, सुपरलेटिव के लिए, मोस्ट ब्यूटीफुल ना, सबसे ब्यूटीफुल सिटी कौन है, मुंबई। दूसरा है मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल, अब जो ये मोर ब्यूटीफुल आ गया, ये कंपेयर कर रहा है किससे, देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। अब ये जो मोस्ट है सुपरलेटिव है प्लस कंपैरेटिव, मतलब कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का कंपैरिजन हो रहा है, दो चीज कंपेयर तो हो रहा है, क्यों, हमने यहाँ बीच में इसको देन भी दे दिया। उसके बाद वेरी फ्यू अदर सिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुत कम ऐसे शहर है, सिटीज है जो कि ब्यूटीफुल है, किससे, मुंबई से। तो ये पॉजिटिव आ गया, जो हमने पहला वाला पढ़ा था। पॉजिटिव का मतलब कि जहां पे बेस फॉर्म यूज होगी, ठीक है, जहां पे हम मतलब कि आप ये, मतलब जहां पर हम या तो ई आर या मोर, या दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एस टी या मोस्ट नहीं लगाते तो वो हमारे पास बेस में आ जाएगा, और जहां नहीं लग रहा तो इसका समझिए कि ये क्या है, बेस है ना। बाकी में तो आपका कंपेयर और सुपरलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, TOO, ठीक है। अब इसमें टू का प्रयोग हम वाक्य में निम्न 6 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ही इज टू वीक टू रन, पहला क्या है, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना अधिक कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, कि वो इतना अधिक कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। अब इसका क्या है, द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट एट दिस टाइम, यानी कि मौसम इतना ठंडा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, या बाहर जाना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। ही इज टू लेजी फॉर स्पोर्ट्समैन, यानी कि वो इतना अधिकांशी है कि एक खिलाड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि खिलाड़ी तो कैसे होगा, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए ना, दौड़ सके, भाग सके। और कोई आदमी वैसे कि भाई उधर से विराट कोहली ने मान लो कि सिक्स मार, मतलब कि बॉर्डर पे बॉल फेंकी और वो बोले कि अरे ये तो परे जा रही है, इसको जाने दो परे, कौन हिले इतना दूर परे, ऐसा हो सकता है ना। तो आलसी आ जाएगा। द मिल्क इज टू हॉट, दूध आवश्यक से अधिक गर्म है। तो ये मतलब कि जब हम किसी चीज की एक्सेसिबिलिटी की बात, टू का मतलब कि थोड़ा अधिक होना है, ठीक है, अधिकता की बात करता है। तो ये सारे ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, या ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, या वो इतना अधिक दयालु है कि मुझे माफ कर सकता है। और इस तरह से टू का जो यूज होता है, क्या बताया हमने, थोड़ा अधिक के लिए, एक्सेस के लिए, उचित से अधिक होने के लिए। और टू के साथ जब टू का प्रयोग जाता है तो यह एक नेगेटिविटी को व्यक्त करता है, ऐसे वाक्य को टू को हटाकर अग्र प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब कि इस तरह से हम इसको कैसे कहते हैं, जैसे ही इज टू वीक टू रन, ठीक है। दूसरा कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, मतलब ये यहां तक ये वैसे सेंटेंस है। अगर आप देखेंगे ही इज सो वीक टू रन, मतलब इतना रख सकते हैं आप, टू रन।
ये हमने ये वाला जो टू है ये हटा दिया। जैसे शी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द ट्री, हम इसको कैसे बोलते हैं, शी इज सो ओल्ड टू क्लाइंब द ट्री। और शी वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, इसको ही वॉज सो टायर्ड टू डू एनीथिंग। तो इसको रिमूव करने के लिए हम टू को रिमूव किससे कर सकते हैं, हम सो से। ठीक है, टू की जगह जब हम सो का यूज करते हैं तो टू प्लस की जगह हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। ठीक है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये अगर आप ऐसे सेंटेंस को प्रॉपर सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने किसी चीज को सेंटेंस बनाना, जैसे कि धीरज, मान लो कि मैंने यही लिखा, धीरज इज टू फास्ट टू अचीव सक्सेस, इज टू फास्ट टू अचीव सक्सेस। अब इसका बनाओ जरा, इसको टू रिमूव करके कैसे बनेगा, धीरज इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट अचीव द सक्सेस या अचीव सक्सेस। इसी तरह बनेगा, ये क्या बन रहा है, दैट सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का यूज किया जाता है यदि वाक्य पास्ट टेंस में दिया है। अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा होगा तो कैन नॉट की जगह हम कुड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो पता है कि कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या रहती है, आपकी कुड रहती है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो उसको हम एज इट इज सेम लिखेंगे। जैसे कि ही इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरा है राम वॉज टू ओल्ड टू लिफ्ट दैट वेट। ठीक है, राम वॉज पास में आ गया ना, वॉज, तो यहाँ क्या लिखिए, राम वॉज सो ओल्ड दैट ही कुडंट लिफ्ट दैट वेट। ठीक है, तो ये हमारे पास है पास्ट के लिए कैन की जगह कुड का यूज करना रहेगा। उसी तरह से रीड द फॉलोइंग एग्जांपल, कुछ यहाँ पे भी एग्जांपल है टाइप 2 में, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। अब यहाँ पे दैट आ गया। ठीक है, और द वॉल इज टू हॉट टू टच, द वॉल इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच इट। ये दैट वन, ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो अंत में हम क्या है, वन को सब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो वन का तो रूल हमने पहले भी पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, कि जब हम मतलब कि जब मैंने वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था तो वहां पढ़ाया था मैंने वन का रूल, कि जब हमें किसी का सब्जेक्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है तो हम वहां पर तो वन यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। ये बेसिक है, टाइप 3 में भी सिमिलर। ठीक है, ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर, तो इसमें क्या, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रेसर। तो यहाँ पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी, ये इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बी। ठीक है, जब हम की बात किसके लिए कर रहे हैं, फॉर, मतलब किसी को टू की बात नहीं कर रहे, टू में अलग था स्ट्रक्चर, फॉर में डिफरेंट हो गया। ठीक है, ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, टू के लिए, अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर के लिए। तो फॉर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी। टू के लिए क्या था, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, बस इतना ही था। और अब जो अगर फॉर के लिए आएगा तो उसमें बी भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टाइप जो 4 है, दैट इज द टी इज टू कोल्ड, द टी इज कोल्डर देन इट शुड बी। ठीक है, मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी ठंडी उससे भी ज्यादा ही ठंडी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में जिनमें टू का प्रयोग टू का ही प्रयोग होता है, इनमें टू का अर्थ उच्च से अधिक या जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। सिंपल है, मतलब इसमें टू के साथ ना हमने कोई टू दिया है, ना कोई फॉर दिया है, ना कोई अदर वर्ड दिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ओनली एंड ओनली जब टू ही दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि अत्यधिक बोल सकते हैं आप एक तरह का ना। तो ये इसमें एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री लगाकर देन ही शुड बी और दैट इट इज प्रॉपर का यूज किया जा सकता है। जैसे कि ही इज टू क्लेवर, ही इज क्लेवर देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, या ही इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर, ही इज लेजी देन ही शुड बी। या तो इसमें आप ही शुड भी बोल सकते हैं या इट इज प्रॉपर भी बोल सकते हैं।
जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा लेजी। इस कंडीशन में आप ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा जो आपके पास टाइप 5। तो टाइप 5 में जैसे कि देखेंगे ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी। यहाँ की बता रहा है कि जिन इस तरह के वाक्यों में टू की जगह सो का प्रयोग किया जा सकता है और फॉर की जगह हम वाक्यों के सारांश के अनुसार दैट, इट और दैट आई कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास सेंटेंस होगा उसकी जरूरत के अनुसार या नीड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे या तो दैट इट लिखेंगे और या हम क्या लिखें दैट आई कैन नॉट लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क। ठीक है, यहाँ पर क्या, ही इज सो ओल्ड दैट ही इज नॉट फिट फॉर द टास्क। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स की बात की है, ये 6th नंबर पे, ही वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू फाइंड सॉल्यूशन। इसका इसका मतलब ही वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। कैन का कुड बन जाएगा सिंपल पास्ट फॉर्म में। फिर इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव जब सेंटेंस की बात आती है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह यूज होते हैं। किसी सकारात्मक का मतलब क्या, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह इसे हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम किसी नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि नॉट, हार्डली, विदाउट, नीदर, नन और नो आदि का प्रयोग नहीं करते या नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय यह ध्यान रखना कि नेगेटिव वाक्यों में जो नेगेटिव शब्द हटाया जाए तथा वाक्यों का सारांश अर्थ समान रहे। मतलब कि हमने यहाँ से वर्ड को रिमूव भी कर दिया लेकिन जो उसका मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए जैसा कि सेंटेंस ने दे रखा था। ठीक है, सो यूजिंग एंटोनिम्स है, यहाँ पे वाक्यों में आए शब्दों के एंटोनिम्स का प्रयोग करके निम्न प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है पहला, ही इज अ रिच मैन, और इसमें नेगेटिव है ही इज नॉट अ पुअर मैन। आ गया ना, सेम ही बात। मतलब कि बात हम किसकी कर रहे हैं, अमीर की। मैंने बोला, आपको बोला कि धीरज इज रिच मैन, और अगर मैं बोला धीरज इज नॉट अ पुअर, तो ये मीनिंग क्या बना, पैसे वाला ही है ना अल्टीमेटली। तो बात तो पैसे की आ रही है ना। दूसरा, आई एम इनोसेंट, ठीक है, आई एम नॉट गिल्टी, मतलब इनोसेंट और गिल्टी मतलब कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी का मतलब नहीं है तो क्या हूं मैं, इनोसेंट, है ना, मासूम। द बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट होता है ना, जो बॉस ने बोल दिया वो सुनना पड़ेगा, भले ही आपको पता है कि बॉस बेवकूफ है, इडियट है। ऐसा भी होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या होता है कि पता है कि भाई बॉस तो कुछ नहीं जानता, पता है कि भाई ये रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, पर मेरे को क्या लेना था, मैंने तो क्या बोला, यस बॉस ही बोलना है। क्या बोलना है मैंने, यस बॉस, क्योंकि बॉस को नो बॉस सुनना पसंद नहीं होता। जितने भी आपने देखा होगा ना जो बॉस या एमडी टाइप्स के लोग होते हैं, तो इनको ज्यादातर कैसा चाहिए, इनके पास एक टेम्परामेंट होता है कि भाई जो एम्प्लॉइज है इनका, वो हमेशा क्या करे, यस सर, यस सर, यस सर। जो एम्प्लॉय जितना ज्यादा यस सर करेगा वो उतना ज्यादा उनके दिल के नजदीक जाता जाएगा, और जो एम्प्लॉइज ऐसा होगा, नो सर ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, नो सर ऐसा नहीं करना, तो खटकेगा। एमडी क्या बोल देगा एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद, ये काम का नहीं आदमी, इसको बाहर करो। ठीक है, वो आदमी बाहर है, क्योंकि नो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, यस। चाहे कुछ भी हो, चाहे खुश करना है, मतलब बॉस क्या चाहता है कि भाई मेरी गुणगान करते रहे सारे एम्प्लॉइज, मैं कि बॉस तो ये भी चाहता कि भाई ऐसे बोलेगी तेरी रह वो कर्म से मेरा जीवन चल रहा है। ठीक है। और ऐसे लोग बहुत है, चाटुकारिता बोलते इसको, चाटुकारिता करना। हाँ, तो दिस इज द थिंग, मतलब कि जितने ज्यादा आप चाटुकारिता करते रहोगे दूसरों की, उतने ज्यादा आप सक्सीड होते रहोगे। अदरवाइज जहां पर तो आपने अपने राइट्स की बात कर दी, अपने पॉइंट्स को स्टैंड लेना शुरू कर दिया, वहीं तो आप रिजेक्ट हो जाते। दुश्मनी किससे है, जब आप अपनी बात करते, जब तक आप दूसरों के फेवर में या दूसरों के साथ काम करें तब तक तो दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तभी पैदा होती है जब आप अपने फेवर के, अपने हक की बात करेंगे, अपना हक मांगेंगे आप, अदरवाइज कोई किसी को कुछ नहीं बोल के राजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, जैसे द बॉस इज ऑलवेज राइट, तो इसको द बॉस इज नेवर रॉन्ग, सेम ही मीनिंग आया, कोई चेंज नहीं आ रहा मीनिंग। जैसे राम डिसलाइक यू, राम डज नॉट लाइक यू, राम डिसलाइक यू, मेरी तुम्हें पसंद नहीं करता राम,
राम डज नॉट लाइक यू, कि राम को तुम पसंद नहीं हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। एंड नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट क्या हो गया, वो एक बेईमान आदमी है, ये क्या थी कि वो एक ईमानदार आदमी नहीं है। तो मीनिंग तो सेम ही है ना, अल्टीमेटली तो धोखाधड़ी करना है। दूसरा, ही इज नॉट अ वाइज फेलो, वाइज क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है, मतलब कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। ही इज अ फुलिश फेलो, कि वो एक मूर्ख आदमी है। तो दोनों का मतलब तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मूर्खता ही करना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है उसको चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है डबल नेगेटिव की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, जब हम सेंटेंस के अंदर की डबल नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में हमने चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आई लव हर, पहला क्या लिखा मैंने, आई लव हर, तो आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, ठीक है। तो अब इसमें नॉट भी आ गया, विदाउट भी आ गया, दो नेगेटिव हो गया ना। जैसे आई हैव अ कार, आई एम नॉट विदाउट अ कार, मीनिंग नहीं हो रहा चेंज, कि मैं मतलब कि मैं कार के बिना नहीं हूं, मतलब कि आई एम नॉट विदाउट अ कार का मतलब क्या बना, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ा, आई एम नॉट विदाउट कार, कि मैं कार के बिना हूं ही नहीं, मतलब कि मेरा मतलब यहाँ पे है कि मेरे पास कार है। ये भी क्या बोल रहा कि आई हैव अ कार, इसका भी मतलब ये है, इसी का मतलब भी सेम ही है। आ रहा है ये समझ। दूसरा, शी इज वाइज, शी इज नॉट विदाउट विजडम, नॉट विजडम के बिना नहीं है, तो इसका मतलब कि उसके पास विजडम है। तो और ये क्या बोल रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, तो यही बोल रहा कि ही इज वाइज, वाइज का मतलब है विजडम। नेगेटिव से अब अफर्मेटिव बनाएंगे, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि बिना स्मोक मतलब कि फायर के स्मोक नहीं हो सकता है क्या, जब आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, वेयर देयर इज फायर देयर इज अ स्मोक, इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई एम नॉट विदाउट मनी, आई हैव मनी, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब कि उसने कोई भी प्लान ट्राई करने से छोड़ा नहीं है, ठीक है। सो ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने सारे प्लान ट्राई कर दिए टू सक्सीड इन दी एसएससीजीएल एग्जाम, हर तरह की स्ट्रेटजी अपना ली है कि 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, वो भी फेल हो गया। फिर सोचा कि भैया 2-2 घंटे पढ़ूंगा, वो भी फेलियर है। फिर सोचा कि अब तो ऐसा करूंगा कि पहले मैथ ही खत्म करूंगा वो भी नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम अप्रोचेस अपनाते रहते हैं। तो एवरी प्लान, नो गेन्स विदाउट पेन्स, नेक्स्ट या नो गेन्स विदाउट पेन्स, तो यहाँ पे फॉर गेन्स वन हैज टू टेक पेन्स, ऐसा ही होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे हमने टू फेल का प्रयोग करने या हटाने से भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। टू फेल, जैसे कि ही प्लेड द मैच, ही प्लेड द मैच, ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच। अब फेल टू प्ले द मैच का मतलब क्या है, कि वो असफल नहीं हुआ, उसने खेला ये मैच, और यहां भी बोला कि ये उसने मैच खेला। जैसे कि ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच, वो अपनी स्पीच देने से चूका नहीं है। डिड नॉट फेल का मतलब कि वो अपनी स्पीच देने से चूका नहीं है। तो ये भी सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर कि क्या बोला कि उसने अपनी स्पीच दी है, अल्टीमेटली उसने भी अपनी स्पीच दी है, उससे भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं आप इसको, नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, जैसे कि ही कुडंट कैच द ट्रेन, ही कुडंट कैच द ट्रेन, इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, शी डिडंट फेल टू हेल्प द नीडी, यहाँ आ जाएगा शी हेल्प द नीडी। और इसी तरह ही कुडंट मीट द चेयरमैन, ही फेल टू मीट द चेयरमैन, ये सिमिलर मीनिंग दे रहे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली, अलोन, एज सुन एज, व्हेन, व्हेनेवर यूज हो, तो इनको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नन बट, सो नो सूनर देन, नेवर बट आदि यूज कर सकते हैं। जैसे
ओनली या अलोन या नन या बट ऐसे यूज कर सकते हैं। एज सुन एज का नो सूनर देन कर सकते हैं। व्हेन और व्हेन एवर होगा तो नेवर प्लस बट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे आएगा? नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। क्या बोला था मैंने? नन प्लस बट करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या दिया होगा? ओनली दे रखा होगा, ठीक है। जैसे ओनली दे रखा होगा या एज सुन एज दे रखा होगा। जैसे एज सुन की बात करते हैं, एज सुन एज आई रीच्ड देयर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एज सुन एज की जगह हमने क्या करना? नो सूनर। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। उसके बाद नेगेटिव से हम इसको पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए लिखा है नन बट निशा कैन सॉल्व इट। नन बट निशा, मतलब निशा के अलावा इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, या कौन सॉल्व करेगा? सो इसके बाद ओनली निशा कैन सॉल्व इट, केवल निशा ही इसे सॉल्व कर सकती। मीनिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम रह रहा है। इट नेवर रेन बट पोर्स, ठीक है, इट नेवर रेन बट पोर्स। क्या मतलब बना इसका? पोर क्या होता है? POUR, प्रबल, टपकना। पोर क्या होता है? टपकना या गिरना, है ना, इस तरह से पोरिंग करना, है ना। तो सारी चीजें, तो इट ऑलवेज पोर नेवर व्हेन इट रेन्स, ठीक है। जब भी बारिश होती है तब ये कैसे है? बूंदाबांदी होती है, ठीक है। इस एक तरह की इस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। सो देयर इज नो बडी हु डिसलाइक मैंगोज, मतलब कि ऐसा कोई नहीं जो मैंगो को डिसलाइक करता है। एवरीबडी लाइक्स मैंगो, एवरीबडी लाइक्स मैंगो। उसी तरह से अफर्मेटिव में ही इट इज अ यूनिक आइटम, देयर इज नो आइटम लाइक दिस। यूनिक आइटम का मतलब कि नो आइटम लाइक दिस। ऑल द पीपल वेप्ट, देयर वाज नन बट वेप्ट, ठीक है। एंड शी सेल्डम कम हियर, शी डज नॉट कम हियर वेरी ऑफन। सेल्डम का वेरी ऑफन, है ना। उसी तरह से वेरी स्टाइल, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, डोंट स्मोक हियर, ठीक है। सिमिलर मीनिंग है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड और नॉट स्मोक का मतलब भी सेम ही हो गया। तो ये सारे के सारे आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस विद डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के साथ यूज कर सकते हैं। और ये अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरचेंजिंग ऑफ द असर्टिव्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।